हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 27। आज का जो लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे बैंकों का वर्गीकरण, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये लेक्चर इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में आप लोगों ने देखा बहुत सारी बैंकों का विलय हुआ है। और अभी अगर आप लोगों ने हाल ही का बजट देखा होगा तो बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इस वजह से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। तो आज आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जिस फ्रेमवर्क में मैंने इस सिनॉप्सिस को बनाया है इसे नोट कर लीजिए। ये आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकों का वर्गीकरण। अगर हम बैंकों का वर्गीकरण करें तो हम इसे दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। ओके, अनुसूचित बैंक को इंग्लिश में शेड्यूल बैंक बोलते हैं, इसी तरह गैर अनुसूचित बैंक को नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। तो पहले हम लोग अनुसूचित बैंकों को देख लेते हैं, फिर हम लोग गैर अनुसूचित बैंकों को देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक किसे कहेंगे, आपके दिमाग में सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफी बार बनता है, तो इसे ध्यान से देखिए। आरबीआई अधिनियम 1934 एक अधिनियम है, मतलब एक्ट है। ओके, कौन से एक्ट? आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची, और अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। तो सेकंड शेड्यूल दिया रखा हो या फिर दूसरी अनुसूची दी रखी हो, बात एक ही है। मैं देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता देता हूँ, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ओके, तो इस अधिनियम की एक अनुसूची है, सेकंड अनुसूची। इसमें जो भी बैंकें लिस्टेड होती हैं, ओके, मानते हैं यहाँ पर 3 बैंकें लिस्टेड है, मतलब सूचीबद्ध हैं। तो ये तीनों बैंक किस तरह की होंगी? अनुसूचित बैंक होंगी। तो अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? जो इस एक्ट की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होंगी उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहेंगे। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक आरबीआई अधिनियम 1934 और कौन सी सूची? दूसरी अनुसूची। ओके, तो इन दो चीजों को आपको एकदम घोल के पी जाना है, वरना आप लोग गलत कर देंगे। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन एक बनता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ कि किस तरह से बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आरबीआई अधिनियम 1934 है, इसकी जो दूसरी अनुसूची है, क्या ये परिवर्तनशील है? तो यस, ये परिवर्तनशील है। कैसे? देखिए अभी इसमें मानते हैं 3 बैंकें हैं, लेकिन एक बैंक की मैंने स्थापना की। ओके, अब मुझे एक बैंक खोलनी थी तो मैंने एक बैंक खोली। ओके, आरबीआई की अनुमति से जो भी उसने गाइडलाइन दी थी मैंने उसको फुलफिल किया और एक बैंक की स्थापना की, क्लब बैंक की। तो एक बैंक बढ़ गई ना भारत में, तो जो भी अनुसूचित बैंक होगी इसमें एक बढ़ा दी जाएगी, 3 के बाद 4 हो जाएगी। ओके, और मानते हैं कि एक बैंक है जिसका दिवालिया निकल गया या फिर उसको एक में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, तो एक बैंक कम हो जाएगी ना, तो उसको इस सूची से हटा दिया जाएगा। इसीलिए ये परिवर्तनशील है, यानी कि अगर नई बैंकों की स्थापना होगी तो इसमें संख्या जोड़ दी जाती है। अगर कोई भी बैंक जिसका दिवालिया निकल जाए या फिर बंद हो जाए या फिर उसका विलय किसी में कर दिया जाए तो उसकी संख्या यहाँ से हट जाती है, तो उसे इस सूची से भी हटा दिया जाता है। इसीलिए ये परिवर्तनशील है। तो आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए एक लाइन से ही दो क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आराम से आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए जो अनुसूचित बैंकें होती हैं इन्हें आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी जाती है, उनका अनुपालन करना होता है। तो वो कौन सी गाइडलाइन है, चलिए हम लोग उनको भी देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो अनुसूचित बैंकें होती हैं, तो नंबर एक, इनकी क्रियाओं से, यानी कि ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे ग्राहकों को क्षति हो। जो इनके कस्टमर हैं उनको क्षति नहीं होनी चाहिए, इन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है। और नंबर दो, इनकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी, जिसको इंग्लिश में पेड अप कैपिटल कहते हैं, पहले 5 लाख रुपए थी। ओके, अब देखिए ये न्यूनतम प्रदत्त पूंजी क्या होता है भाई, ये कौन सा नया वर्ड आ गया? चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये बहुत सारे वोकैब होते हैं, ये आपको जानने चाहिए। अगर आप लोग इन्हें नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाएंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ओके, तो पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं? तो मानते हैं कि मैंने एक बैंक की स्थापना की, मुझे एक बैंक की स्थापना करनी थी, क्लब बैंक की स्थापना करनी थी। तो जब मैंने इस बैंक की स्थापना की तो मुझे स्टार्टिंग में एक निवेश की आवश्यकता पड़ेगी ना। जो फर्स्ट टाइम मैंने इसमें निवेश किया एक बैंक को खोलने के लिए, इसी निवेश को पेड अप कैपिटल कहते हैं। मानते हैं इस बैंक को खोलने के लिए मुझे स्टार्टिंग में 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी। ओके, 100 करोड़ रुपए मैंने निवेश किया और एक बैंक की स्थापना की, तो ये 100 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा? हमारे बैंक, क्लब बैंक की पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना कि जब बैंक की स्थापना की जाती है तो आरंभिक निवेश होता है, उसी को उस बैंक की पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो आप लोग समझिए पेड अप कैपिटल किससे कहते हैं। और ये एक भी व्यक्ति दे सकता है। मानते हैं जैसे मेरे पास अगर 100 करोड़ है तो मैंने अकेले निवेश कर दिया, लेकिन हो सकता है मेरे पास 50 करोड़ थे
और मैंने आप लोगों से बोला कि 50 करोड़ आप लोग मिलके 50 करोड़ इकट्ठे करिए, हम लोगों के पास 100 करोड़ हो जाएगा और 100 करोड़ की हम लोग एक बैंक खोल लेते हैं। तो जरूरी नहीं एक व्यक्ति या फिर एक इकाई है वो इसकी स्थापना करे, बल्कि इसमें कई सारे लोग हैं वो मिलकर इसकी स्थापना कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए। लेकिन जब पहले 5 लाख रुपए थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले पैसे की वैल्यू बहुत थी, लेकिन हल्के हल्के पैसे की वैल्यू कम होती चली गई, तो वर्तमान में से बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले बैंक खोलने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन वर्तमान में अगर आप कोई बैंक खोलना चाहते हैं, अनुसूचित बैंक खोलना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यानी कि अब किसी भी बैंक की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। पेड अप कैपिटल कम से कम कितना होना चाहिए? 500 करोड़ होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसका उस बैंक को अनुपालन करना होगा। और तीसरा क्या है? जो अनुसूचित बैंक होगी उसे मौद्रिक नीतियों का अनुपालन करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आरबीआई मौद्रिक नीतियां हम लोग पढ़ चुके हैं, आरबीआई मौद्रिक नीतियां जारी करती है। ओके, आरबीआई ने कहा कि इतना सीआरआर, इतना एसएलआर आपको रखना है, तो रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो जुर्माना लगेगा, और ज्यादा बातें नहीं मानेंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है और भी ज्यादा कार्रवाई की जा सकती है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में भाई इतनी सारी चीजें आप आरबीआई की मान रहे हैं, ओके, तो आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आप अनुसूचित बैंक है आपको जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई आपको समर्थन भी देगी, सहयोग भी देगी। जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर बैंक को जरूरत होती है तो वो उससे ऋण भी ले सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया। चलिए, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। तो नॉन शेड्यूल बैंक होती हैं, इनकी स्थापना कहीं भी कभी भी की जा सकती है। ओके, ये देखिए छोटे लेवल पर होती हैं, लोकल लेवल पर होती हैं। जैसे आप अपने मोहल्ले में चाहते हैं कि ऐसे एक छोटी सी एक मतलब आप लोग बैठ गए और बोले कि चलिए हम लोग पैसे का लेन देन, वित्तीय लेन देन करने लगे, तो इस तरह की बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो साहूकार लोग होते हैं जो 20%, 30%, 40% पर आप लोगों को ऋण देते हैं। छोटे लेवल पे आप लोगों ने देखे होंगे ना कि गाँव में बहुत ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा गाँव में ही चलता है। ओके, साहूकार लोग होते हैं या फिर जो बड़े बड़े बनिए होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे उसे देते हैं। तो ये छोटे लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे होता है, तो इसकी स्थापना के लिए आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब आप सोच लीजिए, आपने गांव में या फिर अपने जिले में छोटी सी स्थापना कर ली, तो आरबीआई को क्या मालूम? ओके, और इसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है। तो इसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसका अध्ययन भी नहीं करेंगे। देखिए, इसकी स्थापना के लिए नंबर एक, आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए आरबीआई का नियंत्रण भी इस पर नहीं होता है। और इसका कोई भी आपको सही से स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा। ये छोटे लेवल पे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। आपने बहुत सारी पुरानी मूवियाँ देखी होंगी तो देखा होगा, और बहुत सारी मूवियाँ देखी जिसमें कहते हैं कि भाई हमको इतना रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो एक कागज पे ऐसे साइन करा लेता है, कहता है अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी किडनी बेच देंगे। तो ये उसी टाइप का है। ओके, तो इसका कोई स्वरूप नहीं होता है। जब इसका स्वरूप नहीं होता है तो हम लोग इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो हम अभी अध्ययन किसका करेंगे? अनुसूचित बैंकों का अध्ययन करेंगे। ओके, अनुसूचित बैंकों का चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि अनुसूचित बैंक कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, समानता अनुसूचित बैंक है, ये 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन हाल ही में इसकी और भी श्रेणियां जारी की गई हैं, जिसे पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं। ये 2014 में आई है, तो इसका हम अध्ययन अभी बाद में करेंगे। पहले हम इन 3 श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। और इसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है रीजनल रूरल बैंक को लेकर के, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है, आप लोग लगा लीजिए। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। रीजनल रूरल बैंक है, अब इसकी श्रेणी अलग से नहीं होती, अब इसको इसमें मर्ज कर दिया गया। कब से मर्ज किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अनुसूचित बैंक है ना, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाई, इसका अब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो कोई स्वरूप नहीं होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब हम लोग इसको देख रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अनुसूचित बैंकें होती हैं, शेड्यूल बैंक होती हैं, इन्हें हम 3 भागों में बांट करके समानता देख सकते हैं। अभी 2014 वाला अभी भूल जाइए, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भूल जाइए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो इन्हें हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। ओके, और दूसरा होता है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। अगर आप लोग गांव की पृष्ठभूमि से अगर आपका संबंध होगा, अगर आप गांव के रहने वाले होंगे, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम गांव वाले जो लोग होते हैं, जिनका पैसा आता है वो रीजनल रूरल बैंक में ही आता होगा। ओके, तो हम रीजनल रूरल बैंक की भी बात करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स की भी बात करेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं सहकारी बैंक। ये क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं? ओके, अब देखिए जो कॉमर्शियल बैंक होती है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक को देख लेते हैं।
फिर हम लोग देखेंगे रीजनल रूरल बैंक को। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक। कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो हम इन्हें दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक पब्लिक सेक्टर की, दूसरा प्राइवेट सेक्टर की। ओके, वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? ये मैक्सिमम लाभ के लिए काम करती हैं। ओके, इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब देखिए, कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक दो तरह की हो सकती है, या तो भैया सरकारी होगी, सार्वजनिक क्षेत्र की होगी, ओके, या फिर निजी क्षेत्र की होगी, ओके, प्राइवेट सेक्टर की होगी। ओके, तो हम इसीलिए इसको जो गवर्नमेंट सेक्टर की होगी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की होगी उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर की बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर की होगी मतलब निजी क्षेत्र की होगी उसको इंग्लिश में बोल दिया प्राइवेट सेक्टर की बैंक। ओके, चलिए हम पहली वाली देख लेते हैं, जो सरकारी क्षेत्र की या फिर इसको सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बोल सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। ये भी दो तरह की हो सकती हैं, नंबर एक नेशनल बैंक, दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनल बैंक को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक। ओके, और नेशनलाइज्ड बैंक को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, भैया दोनों ही पब्लिक सेक्टर की मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और एक को मैंने राष्ट्रीय बैंक लिखा, दूसरे को राष्ट्रीयकृत बैंक रखा लिखा, लेकिन है तो दोनों गवर्नमेंट ही बैंक है ना, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। देखिए, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, राष्ट्रीय बैंक किसे कहेंगे और राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहेंगे। राष्ट्रीय बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक में सिर्फ अंतर इतना ही होता है, अगर किसी बैंक की स्थापना, ध्यान से सुनिए, स्थापना आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे और एक बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर किसी भी बैंक की स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा की जाए तो उसे हम राष्ट्रीय बैंक कहेंगे। जैसे आईडीबीआई बैंक है ना, इसकी स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा की गई, इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी में रखते हैं। और राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहेंगे ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसी कोई बैंक, मानते हैं मैं हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूँ? एक निजी व्यक्ति हूँ, मैं गवर्नमेंट व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सरकार नहीं हूँ ना, मैं एक निजी व्यक्ति हूँ। मैंने एक बैंक की स्थापना की, मानते हैं क्लब बैंक की स्थापना की, और एक क्लब बैंक कैसी है? एक निजी क्षेत्र की बैंक है ना। किस तरह की बैंक है? निजी क्षेत्र की बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट को लगा, ओके, मोदी जी को लगा कि जो आरजी सर हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, चलिए हम इनकी बैंक को अपने अधीन ले आते हैं। इन्होंने निजी क्षेत्र की बैंक की थी, जो क्लब बैंक हमारी थी निजी क्षेत्र की थी, इसे अपने अधीन ले आए। ओके, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण। जब कोई भी इकाई, कोई भी बैंक निजी क्षेत्र की होती है, बाद में उसे बैंक अपने अधीन ले आती है, अपने अधीन ला करके उसे सार्वजनिक क्षेत्र का कर देती है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण। तो ऐसी ही बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या अंतर है? देखिए, इसकी स्थापना किसने की है? डायरेक्ट गवर्नमेंट ने की है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या अंतर होता है? इसकी स्थापना कभी निजी व्यक्ति करता है, तो पहले कभी ये निजी क्षेत्र की बैंक होगी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट अपने अंदर ले आई होगी। ओके, इससे लेकर के अपने अधीन ला करके इसे पब्लिक सेक्टर का कर दिया होगा, तो ऐसी बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, जितनी बैंकें आपको वर्तमान में दिखती हैं, केवल इन दो बैंकों को छोड़ के सभी की सभी राष्ट्रीयकृत हैं। यानी कि ये सभी बैंकें हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। अभी तो मर्जर हो करके इतनी कम हो गई, वरना मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था बैंकों का इतिहास, आप लोगों को बहुत लंबी लिस्ट दिखाई थी ना मैंने, वो सारी की सारी बैंकें राष्ट्रीयकृत थी, मतलब कभी वो निजी व्यक्ति की थी लेकिन गवर्नमेंट ने ले ली थी। ओके, तो आप लोग समझ गए, मैक्सिमम सभी बैंकें पहले निजी क्षेत्र की रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ला करके उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कर दी। ओके, अब इसमें देखिए एक बड़ा बदलाव आया है। जो नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक वर्तमान में दो ही हैं। अभी वर्तमान में मतलब 2019 में दो थी, लेकिन अब तो ये दो भी नहीं बची, अब तो एक ही बची है, एक एसबीआई। अब देखिए, एसबीआई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने बताया था कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि एसबीआई की स्थापना गवर्नमेंट ने नहीं की, तो इसे हम राष्ट्रीय बैंक में क्यों रखते हैं? तो इसके देखिए दो रीजन है। नंबर एक, ये पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसमें रखा जाता है। और नंबर दो, इसकी स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बताया था ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे बाद में 1954 में इसे एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, तो पहले इसकी स्थापना कैसे की गई थी? देखिए,
वो 3 प्रेसिडेंसियां थी, तीनों जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक बैंक की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा 3 बैंकों की स्थापना की गई। उन 3 बैंकों को मिला करके एक बैंक की स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई 1954 में आया। तो इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये क्या थी, स्वतंत्रता से पहले एक सरकारी तो थी, तो ये सरकार से ली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया, तो पहले कौन शासन करता था, सरकार किसकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तो थी। तो ये एक तरह से सरकारी तो थी, सरकार से दूसरी सरकार को, भारतीय सरकार को ट्रांसफर हुआ, इसलिए भी इसे किस में रखा जाता है, आप लोग समझ गए, राष्ट्रीय बैंक में रखा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना किसी निजी व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि किसने की, एक जो पहले हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, जिनकी सरकार थी, उनकी ये बैंक थी, इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय बैंक में रखते हैं। तो 2 रीजन है। और आईडीबीआई बैंक है, इसकी स्थापना गवर्नमेंट ने की थी, इसीलिए इसको राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन इसे अब हटा दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी 51% इसके शेयर हैं वो एलआईसी को बेच दिए गए। जब एलआईसी को बेच दिए गए, इसीलिए आरबीआई ने इसे जो राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि जब इसके शेयर बेच दिए भैया तब ये निजी क्षेत्र के हो गए। तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है जो राष्ट्रीय बैंक है। अब मैं क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। तो वर्तमान में सिर्फ कितनी बैंक हैं, तो राष्ट्रीय बैंक सिर्फ एक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ एक बैंक है राष्ट्रीय बैंक, इसके अलावा कोई भी राष्ट्रीय बैंक नहीं है। इसके अलावा जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक आपको देखने को मिलेंगी वो सभी नेशनलाइज्ड बैंक हैं। और वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर की कुल कितनी बैंकें हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 12 बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर की कुल कितनी बैंक है, सिर्फ 12 हैं, और सभी का विलय कर दिया गया है। देन आपको बताया था वो कौन सी 10 बैंक हैं जिनका आपस में विलय किया गया था। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की बैंक। अगर किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा बैंक की स्थापना की गई तब हम उसे प्राइवेट सेक्टर की बैंक कहेंगे। और निजी व्यक्ति वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो भारतीय होगा या वो भारतीय होगा। ओके, भारतीय होगा तो हम भारतीय के द्वारा जो बैंक की स्थापना की जाएगी तो उसे इंडियन बैंक बोल देंगे, जाहिर सी बात है। और दूसरा, कोई विदेशी व्यक्ति हो सकता है, निजी व्यक्ति विदेशी भी तो हो सकता है कोई विदेशी व्यक्ति हो, विदेशी संस्थान हो, वो एक बैंक की स्थापना करना चाहते हो भारत में, और उन्होंने भारत में स्थापना की, तो ऐसी बैंक को हम विदेशी बैंक या फिर इंग्लिश में फॉरेन बैंक बोल देंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आईडीएफसी, एचडीएफसी, बंधन बैंक, ये सारी बैंकें हैं, ये सब निजी क्षेत्र की बैंकें हैं, मतलब प्राइवेट बैंक है। ओके, किस तरह की बैंक है, प्राइवेट बैंक है। और जो एचएसबीसी या आईसीबीसी, ये चाइना की बैंक है। ओके, आईसीबीसी, ये सारी बैंक कैसी हैं, विदेशी बैंक हैं, फॉरेनर बैंक हैं, कैसी हैं, विदेशी बैंक हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया। चलिए एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंकों को हमने 2 भागों में बांटा, एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है या फिर दूसरी निजी क्षेत्र की बैंक है। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक मतलब जो गवर्नमेंट की बैंक होंगी या फिर एक निजी व्यक्ति की बैंक हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भी 2 तरह की हो सकती है, एक जिनकी गवर्नमेंट ने स्थापना की और एक गवर्नमेंट ने जिनका राष्ट्रीयकरण कर लिया, तो हम उसको नेशनलाइज्ड बैंक बोल देते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बैंकों की बात करें तो ये भी 2 तरह की हो सकती हैं। अगर भारतीय व्यक्ति ने इसकी स्थापना की है, भारतीयों ने स्थापना की है, तो इसे हम इंडियन बैंक या फिर भारतीय बैंक बोल देंगे। अगर विदेशी व्यक्ति के द्वारा या फिर विदेशी व्यक्तियों के द्वारा किसी बैंक की स्थापना की गई है भारत में, तब हम उसे विदेशी बैंक बोल देंगे। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, वर्गीकरण है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। चलिए हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक तो देख लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीजनल रूरल बैंक के बारे में। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप लोगों ने देखी होंगी, इसमें मैक्सिमम लोगों के लिए, जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके लिए संस्थागत बैंकिंग सुविधा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। देखिए अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी कॉमर्शियल बैंक की एक श्रेणी थी तो हमें रीजनल रूरल बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं ये लाभ के लिए काम करती हैं, लेकिन रीजनल रूरल बैंक का उद्देश्य सिर्फ यही था, जो ग्रामीण क्षेत्र था मतलब गांव के लोग थे, इन्हें संस्थागत जो बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। ओके, जो वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। ओके, अभी हम लोग इसके उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तो आप लोग समझ गए। तब आरबीआई ने क्या किया, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की। चलिए हम लोग इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। देखिए रीजनल रूरल बैंक की स्थापना के लिए एक एक्ट पारित किया गया
लेकिन एक्ट पारित किया गया इससे पहले भी 5 बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 1। देखिए जो रीजनल रूरल बैंक है इनकी स्थापना के लिए एक एक्ट है, इसके तहत रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जाती थी। देखिए इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तमान में अब इसकी स्थापना नहीं की जाती है तो इस एक्ट का जैसे मतलब तो नहीं है, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन एक्ट कब आया आप लोग देख सकते हैं 1976 में। आप लोगों ने मैक्सिमम जितने भी एक्ट देखे हैं एक साल पहले ही आ जाते हैं, लेकिन आरआरबी इसके साथ थोड़ा उल्टा है। देखिए सॉरी देखिए पहले बैंकों की स्थापना हुई, ओके, लेकिन बैंकों की स्थापना यहाँ पर पहले हुई, फिर उससे उसके बाद में एक्ट आया। जैसे हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा है, पहले एक्ट आता था फिर बैंक की स्थापना होती थी, लेकिन इसके साथ थोड़ा उल्टा है। पहले देखिए 4 राज्यों में 5 बैंकों की स्थापना हुई थी, 5 आरआरबी की स्थापना हो चुकी थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 बैंकों की स्थापना हुई थी। जो कौन सी बैंक थी? आरआरबी थी। ओके, कहाँ? यूपी में देखिए 2 जगह, एक गोरखपुर में और दूसरा मुरादाबाद में। वेस्ट बंगाल में मालदा है, यहाँ पर एक आरआरबी की स्थापना हुई। इसी तरह हरियाणा में भिवनी है, यहाँ पर एक आरआरबी की स्थापना हुई। इसी तरह राजस्थान में एक आरआरबी की स्थापना हुई जो जयपुर में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लोकेशन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मत भूलिए। ओके, तो यूपी में 2 जगह थी और जो 3 राज्य शेष थे यहाँ पर एक एक आरआरबी की स्थापना हुई थी, लेकिन यूपी में 2 आरआरबी की स्थापना हुई। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब इसमें निवेश कौन करता है, इस बैंक की स्थापना कौन करता है, चलिए हम लोग ये भी बात कर लेते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें निवेश होता है वो इंडियन गवर्नमेंट। देखिए आई का मतलब इंडियन, जी का मतलब गवर्नमेंट। ओके, तो भारत सरकार कौन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। भारत सरकार, तो भारत सरकार होती है यानी कि केंद्र सरकार होती है, उसका हिस्सा इसमें 50% होता है। यानी कि मानते हैं कि अगर एक आरआरबी की स्थापना के लिए 100 रुपए की आवश्यकता है, तो इस 100 रुपए में से 50 रुपए भारत सरकार देगी। इसी तरह पब्लिक सेक्टर की बैंक है वो 35%, यानी कि इस 100 रुपए में से 35 रुपए एक पब्लिक सेक्टर की बैंक होगी, उसका शेयर होगा। ओके, तो पब्लिक सेक्टर की बैंक कोई भी हो सकती है, मैंने अभी दिखाया था पब्लिक सेक्टर की बैंक है वो 12 बैंक की बची, तो इन 12 में से कोई भी अगर करना चाहते तो इसमें कर सकता है। ओके, इसी तरह जो 15% शेष बचा है, ये उस जिस राज्य में इसकी स्थापना की जा रही है उस राज्य की राज्य सरकार इसमें निवेश करेगी 15%। जैसे मानते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, राज्य सरकार। ओके, तो आप लोग समझ गए, इस 100 रुपए में से 50 रुपए कौन करेगा? भारत सरकार। 35 रुपए कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर की कोई भी बैंक कर सकती है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कोई भी कर सकती है। और 15 रुपए कौन करेगा? इस 100 रुपए में से 15 रुपए जिस राज्य में स्थापना की जा रही है, मानते हैं यूपी में एक आरआरबी की स्थापना करनी है, तो यूपी गवर्नमेंट को, अभी जैसे योगी जी हैं, ओके, तो योगी जी को 15 रुपए निवेश करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में तो आरआरबी की स्थापना नहीं होती ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ओके, वरना आप लोग कंफ्यूज जाए कि शायद हो सकता है अभी भी आरआरबी की स्थापना होती हो। अब आरआरबी की स्थापना नहीं होती है, क्यों नहीं होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आप लोग समझ गए निवेश कैसे होता है। 3 लोगों का इसमें हिस्सा होता है, एक भारत सरकार का होता है, एक सार्वजनिक बैंक का होता है और राज्य सरकार का होता है। ओके, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है कि आरआरबी की जब स्थापना हुई तो स्टार्टिंग में देखिए 5 आरआरबी की स्थापना हुई, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ते बढ़ते 196 हो गई थी। और 196 तो बैंक थी, लेकिन इनकी बहुत सारी ब्रांचेस थी, मतलब शाखाएं थी, इनकी हजारों में शाखाएं थी। लेकिन समय के साथ आप लोग जानते हैं ग्रामीण ये ऋण कहाँ देते थे? ओके, ये ऋण कहाँ देते थे? ग्रामीण क्षेत्रों में। आप लोग जानते हैं ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में रुपए दिया जाता है उसके लौटने के चांसेस बहुत ही कम बचते हैं, क्योंकि किसानों की एक निश्चित आय नहीं होती है। और आप समझते हैं, आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग में हमारे यहाँ किसानों की इतनी आय नहीं होती थी, उन्हें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। तो ये जो ऋण देते थे, तो ये ऋण अधिकांश डूब जाता था। जब ये डूबने लगा तो आरआरबी इस घाटे में चलने लगी। जब ये घाटे में चलने लगी तो सरकार ने इनका विलय का निर्णय लिया। तो इनका विलय करते करते भैया इनकी पहले तो इनकी संख्या कितनी थी? 196 थी, लेकिन इनकी संख्या कम होते होते 2019 में सिर्फ 56 बची। ओके,
196 से इनकी संख्या 2019 में घट के कितनी बची, 56 आरआरबीस बची। और वर्तमान में इनकी संख्या और ज्यादा कम की गई, वर्तमान में अब सिर्फ 36 आरआरबीस बची हैं। और इन 36 में अकेले 14 आरआरबीस ऐसी हैं, 14 आरआरबीस ऐसी हैं जिन्हें अकेले एसबीआई संभालती है। ओके, इन 36 में से अकेले 14 आरआरबी ऐसी हैं जिन्हें अकेले आरआरबी संभालती है। तो आप लोग समझ गए। और अभी भी इनका और भी विलय किया जाएगा, इनकी संख्या और कम की जाएगी और वर्तमान में अब इनकी स्थापना नहीं की जाती है। अब इनके उद्देश्यों के बारे में भी हम देख लेते हैं भैया, हमें आरआरबी जो बैंक है इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो नंबर एक जो एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लोन मतलब संस्थागत लोन देना। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में कौन लोन लेगा भैया, गरीब किसान है वही लोन लेंगे। ये पहले किससे लोन लेते थे, साहूकारों से लेते थे। इनकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती थी और वो ब्याज पर ब्याज लेते थे, जिससे किसानों की कभी हालत अच्छी नहीं हो पाई, वो लोग कभी भी गरीबी से उभर नहीं पाए। इसीलिए हमें आरआरबी की स्थापना की आवश्यकता पड़ी कि ये किसान लोग हैं, ओके, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों के लिए अगर हम संस्थागत लोन देंगे 10, 12, 15% पे देंगे और ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, तो इनकी हालत थोड़ी सी अच्छी होगी ना। लेकिन अगर साहूकारों से माना जाता है, अगर आपने किसी भी साहूकार से 1,000 रुपए ले लिए, अगर आपकी एक निश्चित आय नहीं है, तो ये 1 साल में आपकी जमीन उमीन ले लेगा, फिर भी ये 1,000 रुपए फिर भी बच जाएगा। ओके, फिर भी वो कहेगा अभी भी 1,000 रुपए बचा है, आपकी जमीन भी ले लेगा फिर भी। ओके, तो उनका जो ब्याज इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत ही हाई होता था। तो क्या हुआ, नंबर एक, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आरआरबीस की स्थापना की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक होती है, वो मैंने आपको बताई थी, वो लाभ के लिए काम करती है। और भैया जो लाभ के लिए काम करेगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने से बचेगा ना, इसीलिए हमें आरआरबीस की जरूरत पड़ी। और दूसरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो सामाजिक आधारभूत संरचनाएं हैं, इनके विकास के लिए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा कि रोड बनाना है या फिर स्कूल बनाना है, हेल्थ सेंटर बनाने हैं, इस तरह के संस्थागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करने के लिए आरआरबी की स्थापना की गई। जैसे मानते हैं किसी के लिए गांव में एक स्कूल खोलना है या फिर उन्हें घर बनाना है, तो इस तरह की चीजों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और साथ में जो रूरल एरिया है मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, उसे बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, बैंकिंग फैसिलिटी देना, ये सबसे बड़ी बात थी। ओके, जिससे हम वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य का मतलब क्या है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा, जो बैंकिंग सुविधा है वो मिले, तो इसी को हम लोग कहते हैं वित्तीय समावेशन। ओके, अब नोट है यहाँ पर, दूसरा नोट है, ये भी आप लोग देख लीजिए। अब आरआरबी इसकी स्थापना नहीं होती, मैंने आपको बताया था, अब इसकी स्थापना नहीं होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोग देख लीजिए, गोवा और सिक्किम दो राज्य ऐसे हैं जहां पर आरआरबी कार्यरत नहीं है। इसके अलावा भारत में जितने भी राज्य हैं हर जगह आपको आरआरबी देखने को मिल जाएगी। अगर आप गोवा में जाएंगे वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, और सिक्किम में जाएंगे वहां पर आपको आरआरबी की जो ब्रांचेस हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोग बताइए इन दो राज्यों में क्यों नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और काफी सिंपल आंसर है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे देंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ओके, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का मतलब क्या होता है, सहकारी बैंक का मतलब है कि मानते हैं कि 10 लोगों ने मिलके, जैसे 10 लोग हैं, आप 10 लोग मिल करके आप लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। ओके, मानते हैं आपने 1,000 रुपए इकट्ठे किए। ओके, 1,000 रुपए इकट्ठे करके आपने किसी बैंक की स्थापना कर ली, मतलब कोऑपरेशन इसके नाम से लिखा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक को प्लस ऑपरेशन, ओ सॉरी ऑपरेटिव। ओके, तो कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है एक दूसरे का सहयोग करके अगर कोई बैंक की स्थापना की गई है तो उसे सहकारी बैंक कहेंगे। ये आपको जनरली गांव गांव में या फिर छोटे लेवल पे पहले ज्यादा देखने को मिलती थी। इसका जो कहते हैं एक बहुत अच्छा स्वरूप था कि अधिकांश 10 से 15 महिलाएं मिलकर इस तरह की बैंकों की स्थापना की, कि इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि एक दूसरे का सहयोग करना। मतलब इन 10 महिलाओं ने मिलकर एक छोटी सी अमाउंट बना लिया था। ओके, अब इस अमाउंट को जिसको आवश्यकता होती थी उसको दे देते थे। किसी को छोटा सा उद्योग खोलना है, ओके, कुछ करना है, तो वो लोग यहाँ से ऋण लेते थे। तो इसका उद्देश्य होता था आपसी सहयोग। तो आप लोग समझिए कोऑपरेटिव बैंक कैसे आई,
ओके, तो कोऑपरेटिव बैंक्स आई एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे के उत्थान के लिए। अब इनको हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, लेकिन बाद में फिर इसे आरबीआई के अंडर में लाया गया। पहले ये रूप था, ये कोई भी संगठित रूप इसका देखने को नहीं मिलता था, लेकिन वर्तमान में एक इसका संगठित रूप भी देखने को मिलता है। ओके, तो इसे आप दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखिए एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अगर स्थापना करनी है तो इसके लिए एक एक्ट है, इसको बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। ओके, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। अगर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना करनी है तो इसके लिए एक दूसरा एक्ट है, इसके लिए एक एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, इसके तहत इस बैंक की स्थापना की जाएगी। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, अगर आप इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा अगर बैंक की स्थापना करते हैं, मतलब कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करते हैं, तो आप सिर्फ एक ही राज्य में सिर्फ उसकी ब्रांचेस खोल सकते हैं। मान, अब इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अच्छे से, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मानते हैं आपको एक कोऑपरेटिव बैंक खोलनी है और आपने इस एक्ट के द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा एक क्लब बैंक की स्थापना की। ओके, और एक क्लब बैंक कौन सी है? कोऑपरेटिव बैंक है। लेकिन आपने इसको रजिस्टर कहाँ कराया? इस वाले एक्ट में कराया। अब जो मैं हूं, मानता हूं मैं अभी यूपी में हूं। ओके, अब मैं इस एक्ट के द्वारा अगर मैंने स्थापना कराई है तो सिर्फ मैं यूपी में ही अपनी ब्रांचेस खोल सकता हूं। मैं चाहता हूं, मैं एमपी में खोलना चाहता हूं तो नहीं खोल सकता हूं, मैं उत्तराखंड में इसकी ब्रांचेस खोलना चाहता हूं तो नहीं खोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसी क्लब बैंक की एक कोऑपरेटिव बैंक में खोलना चाहता हूं, अगर मैंने इसको रजिस्टर इस एक्ट के द्वारा किया, मतलब मल्टी स्टेट, इसका नाम से आप समझ जाएंगे, मल्टी स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेटों में। ओके, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा मैंने इसे रजिस्टर कराया है और कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, और मैंने इसकी स्थापना की थी यूपी में। लेकिन मैं किसके द्वारा हूँ? मल्टी स्टेट के द्वारा हूँ ना। तो मैं यूपी के बाहर अगर अपनी ब्रांचेस खोलना चाहता हूँ, जैसे एमपी में खोलना चाहता हूँ तो खोल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ वेस्ट बंगाल में खोलना चाहता हूँ, इसकी ब्रांचेस तो खोल सकता हूँ, लेकिन मेरा हेडक्वार्टर कहाँ है? यूपी में ही है। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी मैं खोल सकता हूँ। तो आप लोग समझिए, इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है और कुछ बड़ा अंतर नहीं है। इसी तरह अगर जिला स्तर पर, देखिए जिले स्तर पर अगर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाती है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पर की जाए तो इसको बोलते हैं पीएसीस के, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ओके, इसको, इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ओके, पीएसीस आपने लोगों ने सुना होगा। जैसे अब मानते हैं, इसको भी समझा देता हूँ। जैसे यूपी में, ओके, यूपी में इलाहाबाद है। ओके, इलाहाबाद है। अब इस इलाहाबाद में अगर मैंने खोली तो इसको क्या बोलेंगे? इलाहाबाद क्या है? एक जिला है ना, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद या फिर एक ग्राम है, एक कोई गांव है, एक्स गांव है, इस गांव में मैंने स्थापना की, तब इसी कोऑपरेटिव बैंक को क्या बोलेंगे? पीएसीस बोलेंगे। ओके, समझ गए आप लोग? अगर मैं जिला स्तर पर इस बैंक की स्थापना करता हूँ तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे, लेकिन इसकी स्थापना मैं किसी गांव में करता हूँ, ग्रामीण स्तर पर करता हूँ, तो इसे पीएसीस बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है जानने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था स्टार्टिंग में आरबीआई के अंडर में नहीं आती थी, लेकिन ये अब वर्तमान में आरबीआई के अंडर में आती है। जैसे मैंने बताया, इन बैंकों की स्थापना होती है लोगों के आपसी सहयोग से होती है। 1966 से पहले की अगर हम बात करें तो 1966 से पहले ये आरबीआई के नियंत्रण में नहीं थी। ओके, आरबीआई का इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, लेकिन 1966 के बाद इन्हें आरबीआई के अंडर लाया गया। ओके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन्हें आरबीआई के अंडर कब लाया गया, तो इस डेट को पूछ लिया जाता है। ओके, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके ऊपर दोहरा नियंत्रण कब आया। तो आपको ध्यान रखना है 1966 में ही इन बैंकों के ऊपर दोहरा नियंत्रण हो गया। कैसे? देखिए 1966 से पहले आरबीआई के नियंत्रण में नहीं थी, इन्हें सिर्फ राज्य सरकारें थी वही नियंत्रित करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हें आरबीआई के नियंत्रण में लाया गया। जब आरबीआई के नियंत्रण में लाया गया तो इन पर दोहरा नियंत्रण हो गया। एक तो इनके ऊपर राज्य, जो जिस राज्य में स्थापित की जाएगी
वो उस राज्य की राज्य सरकार होगी वो इसे नियंत्रित करेगी। अब साथ में आरबीआई के भी नियंत्रण में आ गई। अब भैया इसको आरबीआई भी नियंत्रित कर रही है, तो दो चीजें इसको नियंत्रित कर रही हैं, तो इसीलिए इस पर दोहरा नियंत्रण बोलते हैं। इसीलिए जो राज्य राज्य सरकार है वो देखती है बैंकों का प्रबंधन देखती है, और इसी तरह आरबीआई देखती है वो बैंकों की क्रियाएं देखती है। ओके, जो बैंकिंग क्रियाएं होती हैं उन चीजों को देखती है, और राज्य सरकार का काम होता है कि बैंकों का प्रबंधन देखना, जो कार्य है दैनिक कार्य है उनको देखना। लेकिन आरबीआई का काम है कि जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको देखना। ओके, चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं। नहीं, चलिए मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना भूल गया हूँ, बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो कॉमर्शियल बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है, ये अब देखिए इसकी स्थापना तो होती रही है। ओके, और इनकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। वर्तमान में 36 बची है ओके इनकी संख्या। अब इसकी अलग से कोई भी श्रेणी जारी नहीं की जाती है, बल्कि इसे आरबीआई के साथ ही रख दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, देखिए 8 नवंबर 2019 से इसको इसी वाणिज्यिक बैंक की एक अलग से एक श्रेणी बना दी गई, इसी में रखा जाता है। अब इससे शेड्यूल बैंक की एक अलग से श्रेणी नहीं है। अब इसकी, जैसे आप लोग अभी मैंने बताया था 3 श्रेणियां है ना, तो इस श्रेणी को हटा दिया गया, इसे इसी के अंदर ला दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है, मैंने आपको बताया था ना। सबसे बड़ी बात है कि इसमें से जो 36 बची हैं, नंबर 1 इनकी स्थापना नहीं की जाती है, और एक तरह से इन्हें कौन ऑपरेट करता है, पब्लिक सेक्टर की जो बैंक हैं यही तो ऑपरेट करती हैं, और इनमें से 14 अकेले अकेले एसबीआई ऑपरेट करती है। तो देखिए, सॉरी, एक तरह से काम किसका है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है इन्हीं का तो काम है। तो इसीलिए इन्हें इन्हीं के अंडर कर दिया गया। ओके, इसीलिए अब इन्हें अलग से एक श्रेणी नहीं दी गई है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये डेट याद रखनी है, 8 नवंबर 2019 से इनके लिए एक अलग श्रेणी नहीं है, बल्कि कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में ही इसको रख दिया गया। इतना ही आपको याद रखना है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए क्लब ISS फ्रेंड। जैसे ही आप लोग क्लब ISS फ्रेंड सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से सारा स्टडी मटेरियल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।